हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 23-24 की। ठीक है। नीरज पारेख को रिलायंस पावर का सीईओ और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। रिलायंस पावर लिमिटेड 20 जनवरी 2025 से 3 साल के कार्यकाल के लिए शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन नीरज पारेख को अपना कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। मिजोरम पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में अग्रणी है। सबसे आगे संपत्ति कार्ड वितरण में कौन अग्रणी है? मिजोरम। मिजोरम उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गांव के आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक से मानचित्रण संवित्ता योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। 18 जनवरी 2025 को राज्यपाल जनरल डॉक्टर वी के सिंह ने राजभवन आइजोल से वर्चुअल रूप से इस वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। मिजोरम के 18 गांवों के 1754 संपत्ति कार्ड धारकों को इस कार्यक्रम के तहत उनके कार्ड सौंपे गए। भारत करेगा फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी। 2025 में भारत प्रतिष्ठित फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह भारत का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट होगा जिसे 2022 चेन्नई शतरंज ओलंपियाड के बाद आयोजित किया जाएगा। इस घोषणा से भारत की वैश्विक शतरंज मंच पर स्थिति और मजबूत होगी, खासकर जब से देश में इस खेल का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। रत्नागिरी ओडिशा की प्राचीन बौद्ध विरासत का अनावरण। ये रत्नागिरी जिसका अनावरण किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने 60 वर्षों के बाद ओडिशा के रत्नागिरी में खुदाई कार्य फिर से शुरू किया है। हाल में क्या खोज की है? विशाल बुद्ध सिर, 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी। बड़ी हथेली की मूर्ति, संभवतः एक बड़े बुद्ध प्रतिमा का हिस्सा। प्राचीन दीवार और शिलालेखित अवशेष। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अशोक की विरासत। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे फैलाने में योगदान दिया। भौमकार वंश 8वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान ओडिशा में बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। भौगोलिक महत्व, स्थान जाजपुर ओडिशा में स्थित उदयगिरी और ललितगिरी के साथ डायमंड ट्रायंगल का हिस्सा। स्थिति विरूपा और ब्राह्मणी नदियों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित। सांस्कृतिक महत्व, महायान और तंत्रयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र। 5वीं और 13वीं शताब्दी व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान। नालंदा से तुलना, रत्नागिरी बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र था और विशेष रूप से व्रजयान प्रथाओं के लिए नालंदा के बराबर था। पिछले उत्खनन, देबला मित्र द्वारा खुदाई 1958 से 61, स्तूप, मठ परिसर और पुरावशेषों की खोज। डीबी गणनायक द्वारा वर्तमान प्रयास, छिपी हुई संरचनाओं और सिरेमिक वस्तुओं का पता लगाना। सरकारी पहल, विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थलों का पुनरुत्थान और बौद्ध विरासत की वैश्विक पहचान को बढ़ावा देना। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? स्थलों का संरक्षण जारी रखना, गहन ऐतिहासिक खोजबीन और सांस्कृतिक आर्थिक पुनर्जागरण। मुंबई में भारत के अपने तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। CSI मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा मुंबई में उद्घाटन। स्टार्टअप्स, MSME और उद्योगों को प्रोत्साहन दिए के लिए सुविधाएं क्या हैं? 9 मंजिलों में फैला जिसमें 24 इंक्यूबेशन लैब, ऑफिस स्पेस, नेटवर्किंग जोन शामिल है। प्रौद्योगिकी और उद्योग समर्थन, हेल्थ केयर, ऊर्जा, केमिकल्स और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बीच अंतर कम करना। सहयोग और समझौता ज्ञापन, MOA, IIT बॉम्बे, आई क्रिएट, NRDC जैसे संस्थानों के साथ 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, MSME स्टार्टअप और संस्थानों को 50 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। आत्मनिर्भर भारत के साथ संरेखण, नवाचार, उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित। भारत के बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान। रणनीतिक उद्देश्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व के लिए आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, स्थान मुंबई, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री की दृष्टि, नवाचार और उद्यमशीलता में भारत को वैश्विक नेता
बनाने के दृष्टिकोण का समर्थन। उद्घाटन की तारीख 17 जनवरी 2025। सरला एविएशन ने, किसने, सरला एविएशन, ठीक है, इसने क्या करा है, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया है, ये है जो, ठीक है। सरला एविएशन ने शून्य का अनावरण किया, भारत की पहली ई वोल्टल एयर टैक्सी, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ई विटॉल एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया है। डिज़ाइन और क्षमता, 6 यात्रियों को ले जाने की क्षमता, 680 किलोग्राम का पेलोड है इसमें, यानी कि 680 ग्राम तक ले जा सकते हैं। गति और दक्षता, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचने में सक्षम। पर्यावरणीय प्रभाव, प्रदूषण कम करने और स्थायी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन। लॉन्च योजना 2028 तक बेंगलुरु में लॉन्च होने की संभावना। विस्तार योजना, मुंबई, दिल्ली, पुणे और अन्य प्रमुख शहरों में सेवाओं का वितरण करने की योजना। रणनीतिक साझेदारी, मोटर और लैंडिंग गियर घटकों के लिए सोना स्पीड के साथ साझेदारी। भविष्य की सेवाएं, एयर एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करने की योजना। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट की एमएसपी बढ़ाई। केंद्र सरकार ने 2025-26 वड़ापन सत्र के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 315 बढ़ाकर 5,650 प्रति क्विंटल कर दिया है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को उत्पादन लागत पर 66.8% लाभ कम देना है और उन्हें जूट की खेती में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ एडीजी नियुक्त किया गया। ये हैं महेश कुमार अग्रवाल। महेश कुमार अग्रवाल बीएसएफ के एडीजी नियुक्त। तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी 19 जनवरी 2025 को बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में नियुक्त। नियुक्ति की अवधि 4 वर्षीय कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी। पिछला पद विशेष पुलिस महानिदेशक सशस्त्र पुलिस तमिलनाडु। पिछले पद चेन्नई और मुद्देर के पुलिस आयुक्त। पदोन्नति 29 दिसंबर 2024 को पुलिस महानिदेशक डीजीपी पद पर पदोन्नति। विवाद, जून 2024 में कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी के बाद स्थानांतरण। राज्य तमिलनाडु। संबंधित मंत्रालय गृह मंत्रालय, सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ। इन कोर्सेज को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोसिस हैदराबाद को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए इस संस्थागत श्रेणी में चुना गया। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इनकोसिस हैदराबाद को आपदा प्रबंधन के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार क्या है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में नगद राशि, प्रमाण पत्र शामिल है। इसे हर साल 23 जनवरी को घोषित किया जाता है। 23 जनवरी को घोषित किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड दिन होता है इसलिए। पुरस्कार श्रेणी, संस्थागत श्रेणी, पुरस्कार वर्ष 2025, इनकोसिस मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना, स्थापना वर्ष 1999। प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र 10 मिनट के भीतर चेतावनी जारी करता है। 10 मिनट के भीतर चेतावनी जारी करता है ये। नाइजीरिया बना ब्रिक्स का भागीदार देश। नाइजीरिया 17 जनवरी 2025 को ब्रिक्स में एक भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ, जिससे समूह की वैश्विक पहुंच बढ़ी है। ब्रिक्स सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका मुख्य सदस्य है। नाइजीरिया भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। प्रवेश तिथि 17 जनवरी 2025। आर्थिक स्थिति, नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व का छठा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। प्रमुख उद्देश्य व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा। बुनियादी ढांचा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को बढ़ाना। ब्रिक्स विस्तार, ब्रिक्स में अब 9 भागीदार देश हैं। नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। कितने देश हो गए? 9 देश हैं जो भागीदार देश हैं। अभी अभी किसने भाग लिया है? नाइजीरिया ने। ऐतिहासिक संदर्भ, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ और अब इसमें और अधिक देश शामिल हो गए हैं। नाइजीरिया से प्रासंगिकता, नाइजीरिया की वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है।
और सतत विकास पहलों को समर्थन करता है। गुजरात में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित। भारत के 2036 ओलंपिक की मेजबानी की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हुए गुजरात में 4 दिवसीय आयोजन, जिसका उद्देश्य टिकाऊ खेल अवसंरचना और भारत को एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए रणनीतियां विकसित करना है। आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से 4 दिवसीय सम्मेलन। पहला 2036 दृष्टि ओलंपिक मेजबान बनने की राह। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं ओलंपिक शहर चयन और शहरी विरासत में। भविष्य की वित्तीय योजना ओलंपिक में मेजबानी के लिए आर्थिक मॉडल। खेलों को हरित बनाना। भारतीय ओलंपिक योजना में स्थिरता। लैंगिक समानता और समावेशन खेलों में। मुख्य प्रतिभागी पीटी उषा आईओए अध्यक्ष, गगन नारंग आईओए उपाध्यक्ष, ओलंपिक पदक विजेता, शोधकर्ता और ओलंपिक अध्ययन के विशेषज्ञ। फोकस क्या है? टिकाऊ खेल अवसंरचना, पर्यावरण के अनुकूल स्थान, हरित तकनीक, नवाचारी आर्थिक मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी, प्रौद्योगिकी संचालित लागत अनुकूलन। शहरी विरासत और विकास, दीर्घकालिक अवसंरचना लाभ, लैंगिक समानता और समावेशन, एथलीटों, अधिकारियों और प्रतिभागियों के लिए समान अवसर। वैश्विक दावेदार के रूप में भारत की स्थिति, सांस्कृतिक विरासत, अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति का लाभ। विशेषज्ञ योगदान, ओलंपिक शहर चयन मानदंड, आयोजन प्रबंधन और ओलंपिक मेजबानी में प्रौद्योगिकीय नवाचारों पर चर्चाएं। आयोजन का परिणाम, इस आयोजन से प्राप्त विचार और रणनीतियां 2036 के लिए भारत की ओलंपिक दावेदारी को आकार देंगी। एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जो आईओसी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत की क्षमताओं और दृष्टि को प्रदर्शित करेगा। डीआरडीओ के स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड परीक्षण किया। डीआरडीओ ने एक्टिव फ्लूइड स्क्रैमजेट कंबस्टर को 120 सेकंड के लिए ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया, जो भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में पहला कदम है। अत्याधुनिक हथियार प्रणाली जो मैक 5 5400 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा से अधिक गति से यात्रा करता है, वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देकर तेज और उच्च प्रभाव वाले हमले करने में सक्षम है। स्क्रैमजेट इंजन की भूमिका क्या है? एयर ब्रीदिंग इंजन जो सुपरसोनिक गति पर बिना मूविंग पार्ट्स के दहन को बनाए रखता है और उच्च गति पर वायु को संपीड़ित और प्रज्वलित करता है। प्रमुख उपलब्धियां 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक हवा की गति पर सफल प्रज्वलन और स्थिर दहन। नई फ्लेम स्टेबलाइजेशन तकनीक, उन्नत CFD सिमुलेशन टूल्स। स्वदेशी स्क्रैमजेट ईंधन, डीआरडीओ और भारतीय उद्योग द्वारा विकसित एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट ईंधन, थर्मल मैनेजमेंट में सुधार और इनिगेशन स्थिरता में वृद्धि। थर्मल बैरियर कोटिंग TBC, उन्नत सिरेमिक संरचना जो अत्यधिक तापमान सहन कर सकती है। विशेष जवाब तकनीकें इंजन प्रदर्शन और स्थायित्व को बढ़ाती हैं। रणनीतिक महत्व, स्थिर दहन, थर्मल मैनेजमेंट और स्वदेशी ईंधन में प्रगति के साथ भारत को हाइपरसोनिक तकनीक में वैश्विक नेताओं में स्थान दिलाना। मान्यता, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने इस उपलब्धि की सराहना की। WHO से अमेरिका ने खुद को किया बाहर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से वापसी की प्रक्रिया शुरू की और 90 दिनों के लिए सभी विदेशी सहायता कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया। इस निर्णय ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण चिंता और बहस को जन्म दिया। कोविड-19 के गलत प्रबंधन, वित्तीय विषमताओं और राजनीतिक प्रभाव के कारण WHO से अमेरिका की वापसी की घोषणा। 90 दिनों के लिए सभी विदेशी सहायता निलंबित। WHO के प्रमुख तथ्य स्थापना 1948 मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड वर्तमान महानिदेशक डेट्रॉस अधोनोम घेब्रेयेसस। WHO में अमेरिका का योगदान, अमेरिका ने WHO के बजट का 18% योगदान दिया, पहले इसका सबसे बड़ा दाता। सहायता का निलंबन, 90 दिनों के लिए विदेशी सहायता निलंबित, खर्चे की पुनः समीक्षा और अमेरिकी विदेश नीति के साथ संरेखण के लिए। ऐतिहासिक संदर्भ, 2020 में ट्रंप द्वारा WHO से वापसी की घोषणा की गई थी, लेकिन 2021 में बाइडेन द्वारा इसे पलट दिया गया था। वैश्विक प्रतिक्रिया, वैश्विक नेताओं से आलोचना, जर्मनी सहित, जिन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जोखिम बताया।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को 14 जनवरी 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। यह समारोह राजनिवास नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शपथ दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिलाई। इससे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 16 जून 1965 को उत्तर प्रदेश के मसूकराई में जन्म। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। मई 1991 में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए। न्यायिक करियर। 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त। 6 अगस्त 2013 को स्थायी न्यायाधीश बने। 29 जुलाई 2023 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति। न्यायमूर्ति विभू पखरू का स्थान लिया, जो न्यायमूर्ति मनमोहन के सुप्रीम कोर्ट के पदोन्नति के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्व। भारत की न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें संवैधानिक मामलों, वाणिज्यिक विवादों और जनहित याचिकाओं की सुनवाई होती है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति उपाध्याय न्यायालय की कार्यक्षमता और जनता के विश्वास को सुनिश्चित करेंगे। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की। ये स्थानांतरण भारत के सबसे व्यस्त उच्च न्यायालयों में न्यायिक नेतृत्व को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025, जो कि वैश्विक संचार फर्म एडलमैन द्वारा आयोजित वैश्विक वार्षिक सर्वेक्षण है, में सरकार, व्यवसायों, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों NGO में सार्वजनिक विश्वास के स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। इस वर्ष भारत का कुल विश्वास रैंकिंग में एक स्थान नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर आ गया। हालांकि इसका स्कोर स्थिर बना रहा। यह अध्ययन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक से पहले जारी किया गया। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 के प्रमुख बिंदु। विश्वास रैंकिंग में भारत की स्थिति। भारत में संस्थानों, सरकार, व्यवसायों, मीडिया, NGOs में विश्वास के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। शीर्ष 3 चाइना, चीन, इंडोनेशिया से भारत ने अपना दूसरा स्थान इंडोनेशिया को खो दिया है। पहले कौन था? इंडोनेशिया था, जिसने बेहतर स्कोर प्राप्त किया, जबकि भारत का स्कोर स्थिर रहा। भारतीय मूल की कंपनियों में विश्वास के मामले में भारत 13वें स्थान पर है, जबकि कनाडा, जापान और जर्मनी इस श्रेणी में शीर्ष पर हैं। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते से अमेरिका की दूसरी बार वापसी की घोषणा की। उन्होंने इस समझौते को आर्थिक नुकसानदायक और अनुचित बताया। अमेरिका अब ईरान, लीबिया और यमन जैसे देशों के साथ गैर हस्ताक्षरकर्ता देशों की सूची में शामिल हो गया है। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में अपनाया गया। यह समझौता वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसमें प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान NDCs प्रस्तुत करता है। ट्रंप की पहली वापसी 2017 में ट्रंप ने समझौते से यह कहते हुए अमेरिका को बाहर कर लिया कि यह अमेरिकी आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस कदम की वैश्विक स्तर पर आलोचना हुई। बाइडेन का फिर से जुड़ना 2021। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में ट्रंप के निर्णय को पलटते हुए समझौते में अमेरिका को फिर से शामिल किया और महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को निर्धारित किया। वैश्विक प्रतिक्रियाएं 2025। यूरोपीय संघ ने समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख ने ऊर्जा संक्रमण को चुनौतियों के बावजूद अपरिहार्य बताया। अमेरिका का उत्सर्जन। अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है, जो जलवायु समझौतों में इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। वापसी की समय सीमा। वापसी की प्रक्रिया को पूरा होने में 1 वर्ष का समय लगेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के भूमिहीन श्रमिकों को वार्षिक 10,000 रुपये प्रदान करने की योजना शुरू की, जो कमजोर वर्गों को समर्थन देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल चुनाव पूर्व अभियान के दौरान किए गए वादों की एक व्यापक श्रृंखला का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ के लगभग 7.5 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को लाभान्वित करना है, जो उनकी आर्थिक स्थिरता में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री की यह घोषणा चुनावों के दौरान किए गए वादों को सुदृढ़ करती है और राज्य के सामाजिक कल्याण ढांचे को और मजबूत करती है। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल का परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है, जिसे स्वार्म ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विकास उभरते हुए हवाई खतरों के खिलाफ देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं: पता लगाना और नष्ट करना। यह 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर छोटे हवाई वाहनों का पता लगाने और निर्देशित माइक्रो गोला बारूद का उपयोग करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। सामूहिक प्रक्षेपण क्षमता: स्वार्म संरचनाओं के खिलाफ प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों को एक साथ लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मोबाइल प्लेटफॉर्म: इसे विभिन्न प्रकार के इलाकों, विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेजी से तैनाती के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है। बहुउद्देशीय डिज़ाइन: इसे विविध इलाकों में काम करने के लिए इंजीनियर किया गया है, जिससे भारतीय सेना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 20 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ। महोत्सव का उद्देश्य पुलिकट झील और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी की जैव विविधता और पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना था और संरक्षण तथा सतत पर्यटन की आवश्यकता पर जोर देना था। मंत्री की भागीदारी: मंत्री अनम रामानारायण रेड्डी और अनागानी सत्यप्रसाद समापन समारोह में शामिल हुए और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया। मुख्य आकर्षण: महोत्सव ने पक्षी पर्यवेक्षकों और फोटोग्राफरों को पुलिकट झील और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी आकर्षित किया। इसने इन क्षेत्रों के पारिस्थितिकी महत्व को उजागर किया और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, भारत के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित किया। महोत्सव का मुख्य फोकस: महोत्सव ने फ्लेमिंगो और क्षेत्र की जैव विविधता की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि इन पारिस्थितिकीय तंत्रों पर पर्यावरणीय दबावों, विशेष रूप से पानी प्रदूषण और पुलिकट झील में अतिक्रमण के बारे में जागरूकता बढ़ाई। सरकारी प्रयास: राज्य सरकार ने महोत्सव को वित्तीय और तार्किक समर्थन के साथ पुनर्जीवित किया। सरकार पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए सतत पर्यटन और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पर्यटकों की भागीदारी: प्राकृतिक ट्रेल्स, पक्षी पर्यवेक्षण सत्र और फोटोग्राफी अवसर प्रदान किए गए। सांस्कृतिक प्रदर्शन और पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि जनता को पारिस्थितिकीय तंत्रों को संरक्षित करने के महत्व के बारे में शिक्षा दी जा सके। पर्यावरणीय जागरूकता: महोत्सव ने पर्यावरणीय क्षरण और पर्यटन के बढ़ते दबावों के जवाब में संरक्षण प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। भविष्य की योजनाएं: सरकार फ्लेमिंगो महोत्सव को एक नियमित कार्यक्रम बनाने की योजना बना रही है, जिसमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और संरक्षण शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। लेन देन में धोखाधड़ी रोकने हेतु बैंक 1600 नंबर श्रृंखला से ही कॉल करे। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए बैंकों को 1600 ट्रिपल एक्स, जो स्टार्टिंग किससे होगी 1600 नंबर सीरीज का उपयोग करने का निर्देश दिया। 1600 डबल एक्स ट्रांजेक्शनल कॉल्स के लिए 140, प्रचारात्मक कॉल्स के लिए, ट्रांजेक्शन कॉल्स के लिए 1600 से स्टार्ट होगा, फिर नंबर होगा, और प्रचार के लिए 140 होगा। ठीक है। समय सीमा 31 मार्च 2025। धोखाधड़ी रोकथाम: डिजिटल लेन देन की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से निगरानी बैंकों को ग्राहक मोबाइल नंबर अपडेट और सत्यापित करने होंगे। मोबाइल नंबर रेवोकेशन सूची MNRL यह एक उपकरण है जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल वैध मोबाइल नंबरों का ही उपयोग हो। DIP डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को नंबर सत्यापन में सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रभावित विनियामक संस्थाएं, बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं RE को इन निर्देशों का पालन करना होगा। और इसके साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।